सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, ठीक है। आपसे कोशिश ये करूंगा कि मैं आपसे सभी से एक सवाल पूछूं जिसको हम स्टार्टिंग क्वेश्चन बोलेंगे। तो आज का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है इस वीडियो का वो ये है कि बीआईएम टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यानी कि बीआईएम टर्म कहाँ से आई थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या आप जानते हैं इस बारे में? अगर जानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि किसने इंट्रोड्यूस किया था आखिर में। फिर इसका जो जवाब है वो मैं वीडियो के आखिर में दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस पर्सन ने बीआईएम को इंट्रोड्यूस किया था हम सबके सामने एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर एक ऐसा शब्द, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें काफ़ी सारी एडवांस दुनिया नज़र आने लगती, काफ़ी यूनिक फ्यूचर नज़र आने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, यूनिक मशीन्स होंगी, रोबोट्स काम कर रहे होंगे, मतलब यूनिक तरीके का फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा, है ना। हम ऐसा ही कुछ सोचते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर अभी भी सीख भी रहे हैं। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आता है कि जो हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का फ्यूचर क्या है। चलिए, अगर मैं ये सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, सपोज कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, उसका फ्यूचर क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका फ्यूचर ना सिर्फ ब्राइट है बल्कि आगे जाके ये बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं हमारी एएसी इंडस्ट्री के अंदर, और स्पेशली मैं यहाँ पे इंडिया को ही लेकर चलूंगा। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पेज स्किल एक्सपर्ट। मैं हूँ आपको दोस्त सजल फासिल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसका फ्यूचर वाकई में ब्राइट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेविट एमएपी की। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम ना सिर्फ चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बल्कि ये एक काफ़ी यूनिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल नहीं दिखाने वाला। यहाँ पर हम यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर के बारे में कि इस सॉफ्टवेयर का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जो हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं कोई ना कोई इसका एक फ्यूचर एस्पेक्ट जरूर होता है ना। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं फ्यूचर को बहुत अच्छे से तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं रेविट एमईपी को बहुत ही डेप्थ में अच्छे से, तो आप मेरा जो रेविट एमईपी का कोर्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट तो यू कैन यूज़ द रजत33 कोड, ओपन कोड यहाँ पे फ्लैश हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम रेविट एमईपी के फ्यूचर को लेकर चर्चा करें तो हम इसको डिस्कस किस तरीके से करने वाले मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स रखने वाले हैं। उन 5 पॉइंट्स को यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ये हमने बहुत रिसर्च की है, ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज BIM, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अगर रेविट की चर्चा हो रही हो और वहां पे BIM का जिक्र ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। BIM इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द एएसी इंडस्ट्री। आज के समय में जो भी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वर्क होते हुए एएसी इंडस्ट्री के अंदर, वो BIM की ही देन है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम BIM को अब तक जाने कितना पाए हैं। ओके, अब जैसे देखा जाए तो हम BIM को सिर्फ रेविट में देखते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम बाकी 1-2 सॉफ्टवेयर में और देखते हैं, सिविल 3D में देखते हैं, उसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें देखते हैं। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोगों को ये सॉफ्टवेयर लगता है, कुछ लोगों को ये आइडिया लगता है, कुछ लोगों को पता नहीं कुछ लगता है। लेकिन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम एक बिल्डिंग को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं डिजिटल वर्जन में, कि एक बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होने वाली है, जो चीज़ बनने वाली है वो किस तरह से बनेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हम इसमें देख पाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भारत में, स्पेशली अगर मैं इस कंट्री की बात करूं, तो भारत में अब तक इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो BIM का जो लेवल है, वैसे अगर मैं थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप सब लोग BIM मैच्योरिटी लेवल से तो ज़रूर फेमिलियर होंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। BIM मैच्योरिटी लेवल क्या होता है? बेसिकली एक लेवल होता है हमारा BIM का, जहाँ पे हम BIM का जो यूज़ है वो देख पाते हैं। सबसे पहले लेवल 0 होता है, उसके बाद लेवल 1 होता है, एंड लेवल 2 एंड देन लेवल 3, ठीक है।
करंटली अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में अभी जो वर्क हो रहा है वो लेवल 2 पे ही हो रहा है और लेवल 3 पे अपग्रेड होने की चर्चा चल रही है ऑलरेडी, बट इन द केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन जब बात आती है भारत की, ठीक है, तो हम लेवल 0 पे काम करते हैं। अब लेवल 0 क्या है? बेसिकली हम यहाँ पे कैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और उनके अंदर जो शीट्स बनती हैं, जो आप ऑब्वियसली बात है ड्राइंग जब बना लेते हैं तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट के बाद करवाने के बाद उसको हम शीट निकालते हैं, तो जो शीट होती है वो साइड पे जाती है। तो जितना भी हमारा जो काम होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर वो सारा शीट की हेल्प से होता है। लेकिन जब हम BIM के अगले वर्जन में चले जाते हैं तो कैड सॉफ्टवेयर के साथ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हो जाते हैं। और जब हम लेवल 2 पे जाते हैं तो ये इसका एडवांस रूप ले लेता है, जहां पे चेकिंग से लेके एनालिसिस तक सारा का सारा काम कंप्यूटर पे होता है। अगर देखा जाए तो इस मामले में अगर कोई कंट्री आगे है जो लेवल 2 पे है, दैट इज यूके, दुबई, इस तरह की जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छे से यूज कर पा रही है। देखा जाए तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है हमारी, उसके अंदर टेक्नोलॉजी ये जो हमारी BIM की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बड़ा योगदान दे रही है। लेकिन जब हम बात करें भारत की तो अभी जो है हम सिर्फ लेवल 1 तक ही अचीव कर पाए हैं ऑलमोस्ट। अब ये मैं ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारा जितना भी काम होता है वो ज़्यादातर शीट के थ्रू ही होता है, मैनुअली तरीके से होता है, और कुछ जगह पे मतलब बेसिकली शीट कह सकते हैं, कैड सॉफ्टवेयर का भी यूज़ है, लेकिन जो BIM का एक्चुअल यूज़ है हम उसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करें डेवलप कंट्रीज़ की तो वो लोग इसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। एग्जांपल दुबई का ले लेते हैं। दुबई आज के समय में कंस्ट्रक्शन के मामले में वो बहुत ही लीडिंग कंट्री है। बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स ले लो, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, ये सारी चीज़ें BIM की हेल्प से बनी है। अगर BIM एग्जिस्ट ना करता तो आज ये सारे स्ट्रक्चर्स खड़े नहीं होते, ठीक है। अब BIM वैसे देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर देखा जाए तो BIM को हम एक तरीके से ऐसा मॉडल कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन को शेप देता है फ्रॉम स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जब प्लानिंग होती है, जब प्रपोजल रखा जाता है तो बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, और जब कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसमें किस तरीके के चेंजेस होंगे, और फिर जब एंडिंग मतलब बेसिकली जब फिनिशिंग हो जाती है तो उसके बाद भी मेंटेनेंस वर्क, उसका एनालिसिस, सब कुछ। उसके अलावा अप टू डेमोलिश यानी कि बिल्डिंग को ढाने तक, बनाने से लेके फ्रॉम द कॉन्सेप्ट एंड टू डेमोलिश यानी कि बनाने से लेके ढाने तक, तोड़ने तक, सब कुछ इसमें प्लान किया जाता है। तो ये चीज़ BIM प्रोवाइड करती है। BIM की सबसे बड़ी बात यही है कि हम इसमें कोऑर्डिनेटली वर्क कर पाते हैं, एक साथ वर्क कर पाते हैं, अलग अलग लोग एक साथ जुड़ के काम करते हैं। तो रेविट MEP जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसमें हम HVAC भी देख ले, इलेक्ट्रिकल भी देख ले, प्लम्बिंग देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ये तीनों ही चीज़ें तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन मॉडल ही नहीं है। सपोज कीजिए अगर हम HVAC के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे देनी है हमें ये नहीं पता, और जब हम प्लम्बिंग के लिए जो पाइपिंग दे रहे हैं तो HVAC रूटिंग कैसे होगी, पाइपिंग रूटिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रिकल का वर्क कैसे होगा, ये हमें नहीं पता। तो ये चीज के लिए फिर हमें एडवांस सॉफ्टवेयर पे आना पड़ता है, दैट इज फॉर योर रेविट। ओके, तो ये चीज थी कि BIM जो है, तो जो BIM है उसका एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट वाला फ्यूचर। तो अगर आप सोच रहे हो कि BIM का फ्यूचर क्या होगा तो दिस इज द फ्यूचर। ओके, तो ये था हमारा पहला पॉइंट, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिमांड इन इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बात है अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन तो होगा। ऑब्वियसली बात है रेविट MEP हम क्यों सीख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग डिजाइनिंग के अंदर हम वहाँ पे जो सिस्टम्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इसकी एक डिमांड भी है, ठीक है। अब आज के समय में ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल की डिमांड आपको मिलेगी, प्लम्बिंग की डिमांड मिलेगी, HVAC की डिमांड मिलेगी, इन तीनों चीज़ों की भारी भरकम डिमांड। और इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपके पास एक माध्यम चाहिए, और माध्यम क्या है, रेविट MEP है। अब ऑब्वियसली बात है रेविट MEP अपने आप तो चलेगा नहीं, और उसको चलाने के लिए स्किलफुल वर्कर्स चाहिए, और स्किल्स वहीं से एक्वायर होती है जब आप इस सॉफ्टवेयर को सीखते हो। सीखने के बाद फिर आपको इंडस्ट्री में जाने का एक विजन मिल जाता है कि हाँ मुझे इस पोस्ट पे जाना है, मुझे BIM मॉडलर बनना है, मुझे ये बनना है। तो डिमांड जब क्रिएट होती है, ऑब्वियसली बात है कंपनीज हैं वो ऐसी वर्क नहीं कर रही हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि उन्हें कैसा बंदा चाहिए जो सॉफ्टवेयर सीख के आए, जिसके बारे में उसका पता हो। ऑब्वियसली बात है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, L&T हो गया, HCC हो गया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप कंस्ट्रक्शन की उठा के देख लीजिए, वो सारी की सारी आज के समय में इसी सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और यही सॉफ्टवेयर का रीज़न है
आपकी जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो मेंटेनेंस वर्क है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। Revit MEP आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है जो बाकी सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते। यही कारण है कि जितनी भी कंपनीज हैं आपकी, चाहे मैं वर्ल्ड वाइड ले लूँ, चाहे मैं इंडिया की बात करूँ, आपको डिमांड मिल जाएगी इसके बेसिस पे, और लोग चाहते हैं कि वो हायर करें। ठीक है, यही रीज़न है कि बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के अंदर जब हम बात करते हैं HVAC सिस्टम्स की, कि उसको बनाना है कैसे, उसके डिज़ाइन कैसे करना है, ऑब्वियस ही बात है कंपनी खुद से तो नहीं कर सकती, उनको एक स्किलफुल पर्सन चाहिए। तो यही कारण है कि डिमांड की वजह से, ऑब्वियस बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उतने ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उस हिसाब से सॉफ्टवेयर लोग खरीदते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, यही कारण है कि आप मुझे बहुत से लोग Revit MEP सीख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर आप कॉलेज में हैं और साथ साथ में ये कर रहे हैं, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप इसमें बहुत आगे जाओ। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज डिमांड इन इंडस्ट्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेशन। ठीक है, अब कोलैबोरेशन सुन के लगा होगा कि ये कैसी टर्म है, ये इसमें क्या फ्यूचर है। अब देखो, तीनों ही सिस्टम्स को देखें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये तीनों फील्ड एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, मैकेनिकल सिस्टम्स अलग से काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अलग से काम करते हैं। बेसिकली इंटरडिपेंडेंट तो कह सकते हो, लेकिन कंप्लीटली नहीं कह सकते। ओके, अब इनमें जब काम किया जाता है, जब कोई चीज़ वर्क की जाती है, ऑब्वियसली बात है वी आर वर्किंग फॉर द साइट एज वेल, तो यहाँ पे हम साइट को थोड़ा सा कंसिडरेशन देंगे। ठीक है, अब वहाँ पे जब सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, वहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम होता है, जब पाइपिंग रूटिंग डिसाइड हो रही होती है, तो बगैर कोऑर्डिनेशन के हम काम नहीं कर पाते। ऑब्वियस ही बात है, यू नीड अ डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन चाहिए होती है, आपको चीज़ें बताई जाती है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो चीज़ क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है। तो कोलैबोरेशन की अगर बात आए, तो तीनों लोग जब आपस में मिलेंगे, HVAC इंजीनियर मिलेगा, प्लम्बिंग इंजीनियर मिलेगा, और जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है जब ये तीनों ही लोग मिलेंगे आपस में, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलेगा, प्लम्बिंग इंजीनियर मिलेगा, तो वो तीनों ही अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह से हमारी रूटिंग डिसाइड होगी। वरना कई बार क्या होता है कि जब हम कोलैबोरेशन में काम नहीं करते तो चीज़ें बदल जाती हैं, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट में क्लैशेस होने लगते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है, यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, तो दिस सॉफ्टवेयर कैन मेक इट प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को एक साथ देख पाते हैं कि वर्किंग रूटिंग कैसे होगी, किस तरह से डिज़ाइन होगा। तो तीनों ही लोग, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, प्लम्बर भी है, मैकेनिकल इंजीनियर भी है, वो तीनों ही अपना काम एक दूसरे के साथ देख पाते हैं। मैंने कहा ना कि BIM, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो BIM एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू वर्क कर पा रहे हैं। वरना विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कांट डू एनीथिंग, और यू नीड दैट पीपल कि जिसकी वजह से आप उसको अच्छे से डिज़ाइन कर पाओ, अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ, क्योंकि एट द एंड वो बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का सवाल है। वहाँ पे तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कोई भी क्वालिटी के साथ खेला नहीं जा सकता। वी नीड दैट स्किल पीपल, जिसकी वजह से हम कोलैबोरेटिवली वर्क कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो ये जो है, ये बहुत ही बड़ा फ्यूचर है, और इसी वजह से आगे आने वाले समय में हमें कोलैबोरेशन हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने वर्क शेयरिंग का टर्म जरूर सुना होगा, तो इंडिया में शायद वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लोग कंप्यूटर से ही काम करेंगे। ऑब्वियसली बात है, लॉकडाउन गया है बीच में, तो लोगों ने घर से भी काम किया है, कनेक्ट करके भी काम किया है। ऑब्वियसली बात है, अभी जैसे कोरोना वायरस गया है, तो वहाँ पे जिस तरीके से वर्क हुआ होगा, जैसे कंपनीज में जिस तरह से काम होगा, तो वर्क शेयरिंग का जो ऑप्शन है, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो दिस इज द कोलैबोरेशन ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट आता है पांचवा रीजन, दैट इज वर्चुअल डिजाइनिंग। ओके, अब आज का जो जमाना है वो है कंप्यूटर्स का, एज वी ऑल नो, और कंप्यूटर्स जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें नए नए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ रही है उसको हैंडल करने के लिए। और जब तक बात आए इस इंडस्ट्री की, तो ऑब्वियसली बात है वो भी अपग्रेड होना चाहते हैं। तो जो वर्चुअल डिजाइनिंग है, जो हम बात कर रहे हैं BIM, जो हम बात कर रहे हैं 3D मॉडलिंग, जो हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग की, वो एक तरीके से वर्चुअल डिजाइनिंग ही है एक तरीके से, क्योंकि हम वर्चुअली इस चीज़ को क्रिएट कर पा रहे हैं। एक तो हम करें कि हम पहले तो बनाए साइट के ऊपर, और फिर उसमें पता चलेगी एरर है, और फिर उसको आप दोबारा तोड़ के फिर बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मट्ठा बैठ जाएगा आपका। तो आप नहीं चाहोगे कि वो चीज़ हो। तो वर्चुअल डिजाइनिंग जो है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। जो भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर देखोगे,
चाहे आप कोई सोफा देख रहे हो, बेड देख रहे हो, आप डक्ट देख रहे हो, आप मैकेनिकल इक्विपमेंट्स देख रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देख रहे हो, आप कॉन्ड्यूट्स देख रहे हो, आप वायरिंग देख रहे हो, आप पैनल देख रहे हो, वो सारा का सारा पार्ट क्या है, वर्चुअल डिजाइनिंग का पार्ट है, वो BIM का पार्ट है। तो BIM इज द रीजन या फिर वर्चुअल डिजाइन इज द रीजन जिसकी वजह से जो फ्यूचर है वो आने वाले समय में चेंज हो जाएगा। आज के समय में आप देख सकते हो हर कोई घर बैठ के काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है हम ऑफिस ना जाए, हम यही घर पे बैठ के हम वर्चुअल डिज़ाइन कर पाएँ, सिटी बना पाएँ, बड़े बड़े शहर को डिज़ाइन कर पाएँ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर पाएँ। तो एक यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वर्चुअल डिज़ाइनिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। ओके, तो ये तो था हमारा चौथा रीज़न। अब बढ़ते अपने फाइनल पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आता है अपना लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, दैट इज द फाइनल पार्ट। सो वो है 3D सिमुलेशन एंड वॉक थ्रूज। अब 3D सिमुलेशन या फिर वॉक थ्रूज की अगर मैं बात करूँ तो सिमुलेशन में जैसे हम एक फिक्शनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम बिल्डिंग का जो है वो एनालिसिस ठीक से देख पाते हैं कि हाँ बिल्डिंग पे कितना लोड आ रहा है, HVAC कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से वो प्रेशर हैंडल कर रहा है, किस तरह से चीज़ें बन रही हैं। तो वो एनर्जी एनालिसिस का इसमें ऑप्शन मिलता है। आप सिमुलेशन कर पाते हो, आप कलर के थ्रू देख पाते हो कि किस तरह के वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो वॉक थ्रूज हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि आपको जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, अब उसके रिगार्डिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर हमने शायद बताए भी हुए हैं इसके ऊपर। तो वो एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा एरिया देख पाते हैं कि आपके सिस्टम्स किस तरह से इंस्टॉल्ड हैं, किस तरीके का चीज़ें काम कर रही हैं, आप एनिमेशन के थ्रू देखते हो। तो वॉक थ्रूज एंड 3D मॉडलिंग्स विल बी द फ्यूचर या वुड से 3D सिमुलेशन, जो कि फ्यूचर होने वाला है और आने वाले समय में हम 3D सिमुलेशन ही करने वाले हैं, हद से ज़्यादा वो भी। तो बिल्डिंग तो हम 3D में देख पाएंगे, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल होगी, डिजिटल ट्विन का सहारा होगा जिसकी वजह से हम चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड होता हुआ देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो 3D विजुअलाइजेशन या फिर 3D सिमुलेशन एंड वॉक थ्रूज, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो Revit MEP का फ्यूचर है वो ब्राइट है। ठीक है, अब बढ़ते अपने कंक्लूजन की तरफ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या लिखा, अब तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं क्या वो चीजें पूरी हैं, क्या वो चीजें नेक्स्ट लेवल हैं? फिलहाल के लिए मैं ये कहूँ कि ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे साउंड जरूर कर रही हैं बट इसको होने में समय लगेगा। ओके, अब वैसे जितना भी मैंने बात किया है यहाँ पे वो हम कोशिश कर रहे हैं भारत में भी प्रमोट करने की। ऑब्वियस सी बात है, बहुत से कम लोगों को पता होगा कि जो BIM का लेवल है वो बहुत आगे जा चुका है और अब अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो Revit MEP इज द बिगेस्ट फ्यूचर और आई वुड से जिसकी वजह से आप पूरी बिल्डिंग का नक्शा चेंज कर दोगे। ओके, तो यही रीजन है कि जो बिल्डिंग डिजाइनिंग है उसमें हमें नए नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, नए नए हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। AC इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ये था आज आपको पूरा वीडियो। अब बहुत सी चीज़ें इसमें रह गई, बहुत सी चीज़ें छूट गई, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आई हूँ, नहीं आई हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज आपका पूरा वीडियो। हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूरा वीडियो फिर से देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। हम यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, अब बारी आती है उस जवाब की आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो पहला सवाल यही था कि जो BIM का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है, तो उस बंदे का नाम है चार्ल्स ईस्टमैन करके। ये जो पर्सन है इन्होंने सबसे पहले इस चीज को पॉइंट किया था वर्ल्ड के सामने कि BIM के ऊपर में काम करना है। ठीक है, और जो इसका एक्चुअल यूज है, जो BIM का एक्चुअल टर्म है, किया गया था इन ईयर 1987 में, और वो भी किसके साथ? ArchiCAD के साथ। तो जो ArchiCAD सॉफ्टवेयर है उसके अंदर BIM का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हम उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका जवाब। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं Revit MEP के अंदर एक्सपर्ट बनना तो आप मेरा कोड जरूर चेकआउट करें, विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, दैट विल बी द Revit MEP। यहाँ पे लिंक होगा नीचे की तरफ और साथ साथ में कूपन कोड भी गिवन है जिसकी वजह से आप फ्लैट 33% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज फासिलिया, saying goodbye and take care from BTS Care Expert. Bye bye guys, see you in the next one.